नीट एग्जाम में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हर साल 2 सवाल आते ही आते हैं। तो आइए फटाफट इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स में। ये रिवीजन हम करने वाले हैं मेरे चिंटू नोट्स 2.0 से, जो आप Amazon पे अवेल कर सकते हैं। ये हैंडबुक की तरह होता है जिससे पूरी एनसीईआरटी का एसेंस आप 10 बार रिवाइज कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के फटाफट चिंटू नोट्स को अवेल कर लीजिए। Amazon पे आपको सिर्फ सर्च करना है चिंटू नोट 2.0 बाय डॉक्टर आनंद मनी और ये आपको मिल जाएगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन WHO का। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब टोटल वेलबींग। कौन कौन सा वेलबींग? ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट, है ना। ऐसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी ऑर्गन्स, ठीक है। बट WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि सारे एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में वो परिपूर्ण हो, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरियल एंड सोशल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज की बात करेंगे तो इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन इन 1951, क्योंकि जब आजाद हुआ था भारत तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तो इस पे सरकार ने उस टाइम पे काम किया था। बाद में इसको और डेवलप करके एक नया प्रोग्राम का नाम दिया गया था जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम, जिसके कुछ कुछ इनिशिएटिव थे। हालांकि इस इनिशिएटिव पे सवाल नहीं आता, बट फिर भी मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। क्या क्या भैया? क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर एंड मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। रोल ऑफ एनजीओ, ताकि आप अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट कर पाए अबाउट गुड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। बेनिफिट्स ऑफ मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में बात किया। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल के बारे में बात किया गया। बेनिफिट बताया गया स्मॉल साइज के फैमिली का क्या है। एजुकेट किया गया पीपल को बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में। इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया गया मेल एंड फीमेल चाइल्ड की, ताकि फीमेल फिटिसाइड नहीं हो पाए। अवेयरनेस दिया गया सोशल इविल सच एज सेक्स अब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम के बारे में। एडोलेसेंस को हेल्प किया गया कि एडोलेसेंट फेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं ताकि वो भटके नहीं, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो RCH प्रोग्राम डील करता था। मोटा मोटी समझ जाओ कि फैमिली प्लानिंग के अराउंड, है ना, बच्चे के डेवलपमेंट के अराउंड, मदर के डेवलपमेंट के अराउंड, गुड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के अराउंड जो कुछ भी चाहिए था वो RCH प्रोग्राम का पार्ट होता है। कभी इस पे नीट में सवाल नहीं आता तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ या सेंसस की बात करते हैं। तो 1900 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन था वो 2 बिलियन था और हमारा पॉपुलेशन जो था ये 450 मिलियन था, ठीक है। उसके बाद 2000 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन हो गया 6 बिलियन हो गया, हम 1 बिलियन हो गए थे। और 2011 में इट वाज 7.2 बिलियन और हम 1.2 बिलियन हो गए थे। सवाल जब भी आएगा ये 2011 का पॉपुलेशन पे ही आएगा, क्योंकि उसके बाद का डेटा नहीं है, उसके पहले का भी सवाल नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन रेट जो अभी हमारा है दैट इज लेस देन 2%, इस पे भी सवाल आ सकता है, ठीक है। क्यों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, क्यों पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है? पहला पॉइंट कि MMR कम हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया क्योंकि हॉस्पिटल से बच्चे डिलीवर हो गए थे। IMR कम हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया क्योंकि हॉस्पिटल से बच्चे आ रहे थे। प्लस ज्यादा आबादी जो हमारी है वो यंग आबादी है, मतलब मोर पीपल आर इन देयर रिप्रोड्यूसेबल एज, तो इस कारण से भी आबादी ज्यादा है हो रही थी और इसी कारण से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमको देखने को मिला। प्लस हेल्थ फैसिलिटी भी इंप्रूव हो गई है और बेटर लिविंग कंडीशन हो गया है तो लोग कम मरते हैं, है ना, दवाइयां हैं आपके पास तो लोग कम मरते हैं। तो अगेन आपका जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा बढ़ गया है। प्लस आप ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो होगा ही, ठीक है। चल अब आते हैं क्या क्या होता है इंपैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो क्या है भैया, स्कार्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग भी हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली आप सब चीज के लिए कंपीट करोगे। मान लो तुम ऐसे देश में रहते जहां पे कंपटीशन नहीं होता तो तुमको नीट के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, सबको सीट मिल जाता, ठीक है। कंट्रोल मेजर क्या था कि आप भाई मोटिवेट करो यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, अवेयर करो सर्टेन प्रोग्राम जो आया था, हम दो हमारे 2 प्रोग्राम था कि 2 बच्चा पैदा करो, फिर बाद में आ गया वन चाइल्ड नॉर्मी, ठीक है। फिर एज जो मैरिजेबल एज था उसको फीमेल के लिए 18 साल कर दिया गया, मेल्स के लिए 21 साल कर दिया गया, तो उसको बढ़ा दिया गया ताकि रिप्रोडक्टिव साइकिल कम हो जाए, ठीक है। और कपल्स को इंसेंटिव दिया गया जो छोटे फैमिलीज रखते थे, ठीक है। बट इन सबको करने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि हमको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंट्रोड्यूस करना था। अब कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हम इंट्रोड्यूस कर सकते थे, क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज होने चाहिए थे? तो सबसे पहला ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। कल को बाद में जब मुझे बच्चा पैदा करना हो
तो ये रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। इसका या तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हो या बहुत कम साइड इफेक्ट हो, ठीक है। और इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव एंड प्लेजर ऑफ सेक्सुअल एक्ट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। सबसे पहले आते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड मतलब यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल चीज का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या भैया, क्या इसमें इंश्योर कर रहे हैं कि हम अवॉइड कर रहे हैं चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, ठीक है, जिससे चांसेस ऑफ फेलियर इसमें ज्यादा होते हैं। साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है और ये एसटीडी प्रिवेंट नहीं करता। सारे नेचुरल मेथड का यही वाली बात है। सबसे पहला आ गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या हुआ, कोइटस हम जब ओव्यूलेटरी फेज चल रहा है, जब ओव्यूलेशन हो रहा है उस टाइम पे कोइटस प्रिवेंट करें तो उसको हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मान लो ओवम रिलीज जो होता है वो ज्यादातर 14 डे पे होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो ओवम का लाइफ स्पैन 48 आवर्स है, स्पर्म का लाइफ स्पैन 72 आवर्स है, तो 10 से 17 दिन का अगर स्पेस तुम छोड़ देते हो सेक्सुअल इंटरकोर्स का, तो देयर इज लेस चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो क्या हो रहा है कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हम कोइटस एब्स्टेन कर रहे हैं ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड, ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड, तो इससे चांसेस ऑफ कंसेप्शन कम हो जाते हैं। क्या इसमें इंसेमिनेशन प्रिवेंट हो रहा है? नहीं, सिर्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो रहा है, तो इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा आ गया दैट इज कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हम इजैकुलेशन से पहले पीनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या प्रिवेंट कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन प्रिवेंट कर रहा है तो इससे क्या है, फर्टिलाइजेशन भी प्रिवेंट हो जा रहा है। तीसरा मेथड है दैट इज लैक्टेशनल एमोनिया। क्या होता है कि जब लैक्टेशन का फेज चल रहा होता है, जब इंटेंस लैक्टेशन होता है आफ्टर पार्चुरेशन, तो लगभग 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होता है। प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होने से गोनाडोट्रोपिन का लेवल कम होता है, तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा। बट ये सिर्फ 6 महीने तक मैक्सिमम हो सकता है, उससे पहले भी ये खत्म हो जाता है, तो दिस इज अगेन वेरी रिस्की, ठीक है। अगेन ये सारे मेथड्स रिस्की हैं, ये सारे मेथड में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट ये एसटीडी से भी प्रिवेंट नहीं करते हैं, ठीक है। अगला आते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में पहले कॉन्डम्स हो गया, ठीक है। सबसे कॉमन जो बैरियर मेथड होता है, मेल कॉन्डम भी होते हैं, फीमेल कॉन्डम भी होते हैं। क्या चीज का बना होता है, थिन रबड़ या लेटेक्स शीट का बना होता है। मेल कॉन्डम पीनिस को कवर करता है और फीमेल कॉन्डम वेजाइना और सर्विक्स को कवर करता है, जिसको प्रायर टू सेक्सुअल इंटरकोर्स आप पहन सकते हैं, एंड दिस इज जनरली सेफ एंड इट आल्सो प्रिवेंट्स सम ऑफ द एसटीडी। तो ये क्या होता है, ये इंसेमिनेशन प्रिवेंट करता है, इससे फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाता है। पॉपुलर ब्रांड नेम जो है निरोध, जो बहुत ज्यादा मार्केट किया जाता है और बहुत ज्यादा कॉन्डम्स का फ्री वितरण भी उससे होता है। कॉन्डम्स बहुत सारे एसटीडीज प्रिवेंट करते हैं, सब एसटीडीज प्रिवेंट नहीं करते। याद रखिए, जैसे हर्पीस प्रिवेंट नहीं कर पाएगा कॉन्डम, ठीक है, और बट ये एचआईवी बिल्कुल प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम आर इंटेंडेड फॉर वन टाइम यूज, मतलब रीयूजेबल नहीं है, उसके बाद आपको इसको डिस्पोज कर देना होता है, धो के मत यूज करना, ठीक है। ये देखो मेल कॉन्डम आपको दिख रहा होगा, ये देखो फीमेल कॉन्डम आपको दिख रहा होगा। फीमेल कॉन्डम का देखो ये वाला एंड सर्विक्स पे जाता है और ये वाला एंड जो है आपका जो है वो वेजाइना को कवर करता है, ठीक है। फिर और क्या क्या बैरियर मेथड है मेरे पास, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स, है ना। तो अगेन शेप का अंतर होता है, ये सिर्फ कवर करते हैं सर्विक्स को, तो दे आर मेड ऑफ रबड़ एंड आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स प्रायर टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। ये रीयूजेबल होते हैं और ये एसटीडी प्रिवेंट नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा पीनिस तो कांटेक्ट में आ रहा है वेजाइनल फ्लूइड के, तो इसलिए ये एसटीडी भी प्रिवेंट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर स्पर्मिसाइडल जेलीज होते हैं। जेलीज क्या होता है कि कुछ नहीं, एसिडिक पीएच का होता है, बोरिक एसिड हो गया वगैरह वगैरह, है ना। तो ये प्रायर टू कोइटस आप यूज कर सकते हैं, जिससे स्पर्म मर जाते हैं। तो अलोंग विद बैरियर मेथड ये बहुत हेल्पफुल होता है। तुम नींबू मत रगड़ लेना सेक्स करने से पहले, ठीक है ध्यान रखना इसका, ठीक है। फिर अगेन आ जाते हैं आईयूडी, दैट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, है ना, मोस्ट कॉमन मेथड इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, क्या होता है, आईयूडी इंसर्ट करता है मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टर्स या नर्स, इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। कैसे कैसे आईयूडी होते हैं भैया, आईयूडी 3 तरह के होते हैं। एक होता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जिसको हम लिप्स लूप भी कहते हैं। ये डबल एस शेप्ड लूप होता है, इसको मैंने बहुत डिटेल में अपने एनसीईआरटी रिव्यू में पढ़ाया है। डबल एस शेप्ड होता है। तो ये क्या होता है कि ये यूट्रस में घुसा देते हैं। यूट्रस में घुसाएंगे तो क्या होगा, फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी है तो क्या होगा, फैगोसाइटोसिस का रेट वो इंक्रीज कर देगा जब स्पर्म आएगा। तो ये क्या होता है कि फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करता है, फैगोसाइटोसिस स्पर्म करेगा तो क्या होगा, इससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इंप्लांटेशन भी नहीं होगा, ठीक है। पहला काम तो ये फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुमको जानना कौन क्या काम करता है। फिर इसका एडवांस वर्जन आया, दैट इज कॉपर रिलीजिंग आईओडी। 3 तरह के होते हैं, CUT, CU7 एंड मल्टीलोड 375। क्या होता है, ये फॉरेन बॉडी तो है ही यूट्रस में, और ये क्या होता है, ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं। कॉपर आयन क्या होता है, स्पर्म के साथ बाइंड कर जाता है, तो स्पर्म के साथ बाइंड करता है तो स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या है, फेगोसाइटोसिस भी बढ़ा और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी स्पर्म की कम हो गई। फिर आते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी क्या होता है, यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं, जो यूट्रस को अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन में जाता है, यूट्रस की लाइनिंग को पतला कर देता है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है और फेगोसाइटोसिस बढ़ा देता है। तो इससे क्या होता है, इससे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसका एग्जांपल है LNG-20 और प्रोजेस्ट्रैट। LNG-20 और प्रोजेस्ट्रैट, ठीक है। इस पे हर बार सवाल आता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट आईओडी, ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक यूज अगेन मैं बता दूं, कॉपर रिलीजिंग आईओडी स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम कर रहा है, फेगोसाइटोसिस और स्पर्म को बढ़ा रहा है। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी इंप्लांटेशन भी प्रिवेंट कर रहा है और सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर रहा है ताकि स्पर्म अंदर घुस ना पाए। बाकी फेगोसाइटोसिस और इंप्लांटेशन हर आईओडी करता है, ठीक है। हर आईओडी इंप्लांटेशन प्रिवेंट करता है, क्योंकि जब तक कोई फॉरेन बॉडी होगा तब तक इंप्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। 2 तरह का होता है, स्टेरॉइडल कॉम्पोजिशन होता है, नॉन स्टेरॉइडल कॉम्पोजिशन होता है। एक होता है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है, ये डेली पिल होता है, एग्जांपल माला डी मालायन। क्या कब लेते हैं ये, तो ये हम लेते हैं डे 1 से डे 21 तक, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर हाई है तो FSH और LH का लेवल कम होगा। अगर FSH और LH कम है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं हो रहा। तो दीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन। फिर 21 दिन के बाद जब तुमने छोड़ दिया तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का शेडिंग हो गया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो दे इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इंप्लांटेशन एंड ऑल्टर्स द सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस कैसे ऑल्टर कर रहा है, मैंने बताया जब प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा तो सर्वाइकल म्यूकस थिक होगा तो स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। इट इज टेकन फॉर 21 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और 7 दिन का गैप देते हैं ताकि मेंस्ट्रुएशन हो पाए, ठीक है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ वेरी लेस साइड इफेक्ट। फिर एक और नया पिल आया, दैट इज सहेली। कहां से आया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाया। ये नॉन स्टेरॉइडल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्या होता है, ये जो है ये बाइंड करता है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूट्रस। तो क्या हुआ, अगर ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया तो ईस्ट्रोजन बाइंड नहीं कर पाएगा यूट्रस में, तो क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम है वो थिन रहेगा। अगर एंडोमेट्रियम थिन है तो क्या इंप्लांटेशन होगा, नहीं, देयर इज नो इंप्लांटेशन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये ओव्यूलेशन रोकेगा, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में सहेली जो है ओव्यूलेशन नहीं रोकता है स्पेसिफिकली, ये इंप्लांटेशन रोकता है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आगे इंजेक्टिबल्स में, इंजेक्टिबल्स में क्या हुआ भैया, तो हम प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन देते हैं, जो स्लो डिपॉजिट इंजेक्शन होता है, जो सबक्यूटेनियस देते हैं, स्किन के अंदर देते हैं, इसको हम डेपोवेरा कहते हैं। तो तुम साल भर के लिए फ्री हो जाते हो कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इम्प्लांट्स भी यूज करते हैं। इम्प्लांट्स में क्या होता है, हम सर्जिकल इम्प्लांट देते हैं 6, ये भी स्किन के अंदर हम डाल देते हैं, तो 3 साल के लिए तुम निश्चिंत हो जाते हो। सेम इन सब में प्रोजेस्टेरॉन होता है जो धीरे धीरे रिलीज हो रहा होता है। फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में क्या होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में भी हम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन मिला के देते हैं विद इन 72 आवर्स, जिससे मतलब प्रेगनेंसी रुक सकता है। याद रखिएगा, आईयूडी भी अगर इंसर्ट करते हैं विद इन 72 आवर्स तो एक्ट्स एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि भैया अगर ये घुस गया तो क्या हुआ, इंप्लांटेशन प्रिवेंट करेगा। इंप्लांटेशन प्रिवेंट करेगा तो अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या हो रहा है, सर्जिकल मेथड में 2 होता है, एक होता है वैसेक्टोमी, मेल्स में करते हैं। क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को कट और लाइगेट कर देते हैं। कहां पे, यहाँ पे टेस्टिस के पास ही। तो वास्ट डिफरेंस कट और लाइगेट हुआ तो क्या हुआ कि जो स्पर्म है वो सीमेन में नहीं मिला, तो जो सीमेन रिलीज हुआ इट इज विदाउट स्पर्म, तो सीमेन इज रिलीज्ड विदाउट स्पर्म वैसेक्टोमी में, ठीक है। सीमेन विदाउट स्पर्म इज रिलीज, सीमेन रिलीज होगा क्योंकि एक्सेसरी ग्लैंड्स तो है ही, एक्सेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन जा ही रहा है, तो सीमेन विदाउट स्पर्म इज रिलीज, ठीक है। बहुत सेफ मेथड है क्योंकि बाहरी स्क्रोटम में ही तुम इंसिजन दे रहे हो। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि फीमेल्स में होता है स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड टाइड अप,
और इंसिजन इज मेड इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना, दोनों तरीके से होता है, एब्डोमेन भी होता है और थ्रू वेजाइना भी होता है। इस पे भी एनसीईआरटी में सवाल आया, सिर्फ एब्डोमेन लिखोगे तो नहीं काम चलेगा, और थ्रू वेजाइना भी होता है। ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी दोनों परमानेंट मेथड है जिसका रिवर्सिबिलिटी पुअर होता है। क्या ये एसटीडी प्रिवेंट करता है? ये भी एसटीडी प्रिवेंट नहीं करता, ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है? नॉजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आते हैं एमटीपी। एमटीपी इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंडिया में ये लीगलाइज हुआ था 1971 में विथ स्ट्रिक्ट कंडीशन, है ना। अब सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीगल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सब मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज लीगल, ऐसा नहीं कि सिर्फ एमटीपी ही लीगल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। 45 से 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसीज का जो 1/5 है वो एमटीपी होता है, ठीक है। एमटीपी हेल्प्स टू डिक्रीज द पॉपुलेशन, मेनी कंट्रीज हैव नॉट लीगलाइज्ड एमटीपी ड्यू टू एथिकल इश्यूज, ठीक है। एक एमटीपी एक्ट भी आया था, क्या कि अगर मतलब 2017 का एक एमटीपी एक्ट है कि अगर मान लो कि अगर तुमको एमटीपी कराना है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तुमको एक डॉक्टर चाहिए, मतलब एक डॉक्टर या एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको 2 डॉक्टर का हेल्प चाहिए होगा, मतलब रिकमेंडेशन चाहिए होगा टू गेट इट डन। एमटीपी इज यूजुअली सेफ इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर बट सेकंड ट्राइमेस्टर में इट बिकम्स वेरी वेरी रिस्की, ठीक है। एमटीपी का यही अमेंडमेंट एक्ट था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। प्रॉब्लम्स विद एमटीपी क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपीज आर परफॉर्म इलीगली, ज्यादातर फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन के कारण किया जाता है, ठीक है। इसके लिए एक और टेस्ट होता है जिसको कहते हैं एमनियोसिंथेसिस। इस पे सवाल आता है कि एमनियोसिंथेसिस लीगल है या इलीगल है। एमनियोसिंथेसिस इज लीगल बट इट इज बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। बाकी सबके लिए एमनियोसिंथेसिस यूज होता है, इट इज ओनली बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे करते हैं ये एमनियोसिंथेसिस? तो एमनियोसिंथेसिस हम क्या करते हैं कि हम 14वें से 16वें वीक में एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं और उससे हम चेक करते हैं कि सेल्स का क्या हाल है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या हो पाएगा इसका, ठीक है। तो इट इज बैंड फॉर क्या चीज के लिए? इट इज बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एनालाइज फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस विद एमनियोटिक फ्लूइड। इट इज यूज्ड फॉर चेकिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स like Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. ठीक है। स्टैच्यूटरी बैन ऑन दिस टेक्निक इन इंडिया टू प्रिवेंट फीमेल फैटिसाइड फॉर फीमेल फिटिसाइड। सिर्फ बाकी और सब चीज के लिए एमनियोसिंथेसिस हम करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं एसटीडीज के बारे में बात करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जो डिजीज ट्रांसमिट होता है थ्रू इंटरकोर्स इसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या वेनेरल डिजीज भी कहते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से डिजीज है? गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिया से होता है, बैक्टीरियल है, ठीक है। सिफिलिस ट्रेपोनिमा पैलिडम से होता है, यह भी बैक्टीरियल है। जेनिटल हर्पीज, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होता है, यह आपका वायरल है, ठीक है। जेनिटल वॉर्ड्स एचपीवी से होता है, यह भी आपका वायरल, और क्लेमाइडियसिस और ट्रैकोमोनासिस भी आपका यहां पे है। हेपेटाइटिस बी भी हेप बी वायरस से होता है, एचआईवी जो एड्स कॉज करता है। अब इसमें कौन कौन सा क्योरेबल है, कौन कौन सा क्योरेबल नहीं है, इस पे बात करते हैं। तो एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, हर्पीज एंड एचआईवी, बाकी सारे एसटीडी कंप्लीटली क्योरेबल है अगर उसको जल्दी डिटेक्ट करते हैं तो, ठीक है। जेनिटल वॉर्ड्स जो होता है, जो एचपीवी होता है, वो सर्वाइकल कैंसर भी कॉज करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ज्यादा जो वनरेबल एज होता है एसटीडी का, दैट इज 15 to 24 ईयर्स, ठीक है। तो ये देखो पूरा इसका लिस्ट मैंने आपके लिए बना के छोड़ दिया है, ठीक है। एचआईवी और हेपेटाइटिस बाकी कारण से भी होता है, क्या? बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा विथ इन्फेक्टेड पर्सन, by transfusion of infected blood and from mother to fetus, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या है भैया? अर्ली डिटेक्शन में इचिंग होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइड पेन होगा, स्वेलिंग इन जेनिटल रीजन होगा। लेट डिटेक्शन में पीआईडी हो जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी कहीं मतलब इंप्लांटेशन कहीं और हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है तो बहुत लीथल हो जाता है। इनफर्टिलिटी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर हो सकता है, ठीक है। प्रिवेंशन, अवॉइड सेक्स विद अननोन / मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस, एंड कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो डॉक्टर्स को दिखाओ और तुरंत इलाज कराओ, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को कैसे ट्रीट करते हैं? तो उसके लिए एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब ये 2 तरीके से किया जाता है, एक होता है इन विट्रो या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो इन दिस मेथड क्या होता है कि ओवम फ्रॉम वाइफ और डोनर
एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड या डोनर इज कलेक्टेड एंड इट इज इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन अ लेबोरेटरी। तो क्या हो रहा है, ओवम लिए हम मदर से या डोनर से, फादर से स्पर्म लिए या डोनर से लिए, दोनों को टेस्ट ट्यूब में डाले, जाइगोट बनाया, और जाइगोट को अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है तो उसको हम डाल दिए फैलोपियन ट्यूब में, तो इसको ZIFT कह देंगे। अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर है तो उसको हम डाले यूट्रस में, इसको IUT कहते हैं। किस केस में ये करते हैं, ये उस केस में कहते हैं जब मदर हॉस्टाइल है स्पर्म के लिए। तो अगर स्पर्म के लिए हॉस्टाइल है तो हमको बाहर निकालना पड़ेगा और टेस्ट ट्यूब में रख के ये कराना पड़ेगा। तो ये पहला कंडीशन। दूसरा, जब मदर हॉस्टाइल है एम्ब्रियो के लिए, तो उस केस में क्या होता है, हम सरोगेट मदर में इसको डाल देते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन, अभी इन वीवो फर्टिलाइजेशन बात करते हैं, जहां फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो रहा है। ठीक है, इज ऑल्सो यूज फॉर सच ट्रांसफर टू एसिड दो फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो कौन सा है इसमें, GIFT होता है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है, अगर मान लो मदर ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो हम डोनर का ओवम लिए और मदर के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया और उसके बाद फिर स्पर्म को डलवा दिए, तो यहां फर्टिलाइजेशन मदर के एम्पुला में हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं जिफ। ये इन वीवो है, इन वीवो है। ठीक है, फिर एक और होता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये इन विट्रो होता है। क्या होता है इसमें कि अगर मान लो स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाया तो हम क्या हुआ, स्पर्म निकाले बाहर, ओवम निकाले बाहर और स्पर्म को इंजेक्ट कर दिए, स्पर्म को इंजेक्ट कर दिए ओवम में, तो इससे क्या हुआ, जाइगोट बना। फिर ZIFT कर दो या IUT करके इसको डाल सकते हो। तो ये भी इन विट्रो होता है। ICSI कब करेंगे, जब स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। फिर एक होता है AI या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है, सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड या डोनर एंड इसको आर्टिफिशियली डालते हैं वेजाइना में। तो अगर वेजाइना में डाल दें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, और अगर हम यूट्रस में डाल रहे हैं तो इसको हम IUI कहते हैं या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। उसको हम IUI कहते हैं या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों भी इन वीवो ही है, ये दोनों भी इन वीवो भी है। ठीक है, सरोगेसी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर मान लो कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकते, या तुम्हारे अंदर इंप्लांटेशन नहीं हो सकता, या तुम्हारा यूट्रस हॉस्टाइल है फॉर एम्ब्रियो, तो उस केस में हम सरोगेसी करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स विद आर्ट क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है, लीगल और एथिकल इश्यूज है इसमें। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि तुम अडॉप्ट करो भैया, तुम कौन सा डायनासोर की आखिरी प्रजाति हो कि तुम्हारा ही जीन पूल चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑन दैट नोट वी हैव एंडेड दिस चैप्टर। 15 मिनट में हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और ऐसे और कंटेंट के लिए फटाफट से मुझे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज का लेक्चर कैसा लगा, और चिंटू नोट्स को आप खरीद सकते हैं Amazon से। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।